हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार यादव। आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो दोस्तों, समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कि दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। और देखिए, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप भी एक छोटा सा काम कर सकते हो कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। क्योंकि आप लोग कोई भी रील्स या शॉर्ट वीडियोस देखते होंगे तो उसको तो वायरल कर देते हैं या उसको शेयर कर देते हैं, ठीक ना? तो देखिए, अगर आपने डाटा में तो पैसे खर्च कर ही दिए हैं, इसके लिए तो कोई चार्जेस है नहीं। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग चाहते हो और अगर आपको ये अच्छी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको जरूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक की ओर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? श्वसन तंत्र। तो अभी तक आप लोगों ने श्वसन तंत्र के बारे में कई बार पढ़ चुके होंगे या नया पढ़ रहे होंगे। तो कोई नहीं, आज हम ऐसा पढ़ेंगे कि हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े या कि फिर ऐसा पढ़े कि हम कभी भूले ना, ठीक ना? तो चलिए श्वसन तंत्र के बारे में जानते हैं। तो श्वसन तंत्र है क्या? सबसे पहले कि श्वसन है क्या? तो देखो, जो श्वसन है, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या, ऊर्जा का उत्पादन होता है। देखो, जैसे अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हुआ था? डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब हमने वहां पे भोजन को खंडों में यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया। तो क्या वो टुकड़ों में विभाजित हो गया है तो क्या उससे हमें ऊर्जा मिलेगी? नहीं। तो उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, यानी कि उसको क्या करेंगे कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी। तो जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है वह किसके द्वारा होगी? तो श्वसन के द्वारा होगी। तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब ये ऊर्जा कैसे मिलती है? तो देखो, जैसे अपन कार्बोहाइड्रेट था यानी उसको ग्लूकोज में तोड़े, है ना, C6H12O6। अब इसमें क्या है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट पे जैसे ही हमने श्वसन के दौरान क्या लिया, ऑक्सीजन को अंदर किया, तो इस पे हम ऑक्सीजन के प्रेजेंट पे तो 6CO2, तो इस पे क्या मिलता है? 6CO2 प्लस 6H2O, जल, और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है अपने को। तो ये सब किसके द्वारा संभव हो पाया? श्वसन के द्वारा। ठीक, श्वसन तंत्र के द्वारा अपने को। तो ये क्या हुआ? ये है ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन, इससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड, और जल, और ये हमें, सॉरी, 686 किलो कैलोरी ये ऊर्जा के रूप में मिले। ठीक। और जो ये किस में दिया है? किलो कैलोरी में। तो एक कैलोरी बराबर कितना होता है? तो एक कैलोरी बराबर होता है कितना? 4.186 जूल। और जूल किसकी इकाई होती है? तो जूल होती है किसकी? कार्य की और एनर्जी की, मतलब ऊर्जा की। तो ऊर्जा के रूप में हमें क्या मिल रहा है? जूल। कितनी मिल रही है इससे एनर्जी हमें? तो 686, 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रही है। ठीक। तो अब देखिए कि जो ये श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र कैसे काम करता है, आखिर करता क्या है? ठीक। तो देखो, ये क्या हुई? ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन।
ब्रीथिंग, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास। और रेस्पिरेशन मतलब श्वसन। तो आप समझिए कि जो ये ब्रीथिंग है और रेस्पिरेशन है, क्या ये दोनों सेम है या अलग है? तो देखो, तो जो ये ब्रीदिंग है, जो श्वासोच्छ्वास है, ये क्या है? एक ये इवेंट है, ये एक घटना है। मतलब ये इवेंट है, घटना है, मतलब ये कभी कभी होती है। लेकिन जो रेस्पिरेशन है, ये हमारे बॉडी में 24/7 यानी हर समय ये चलती रहती है। कौन? श्वसन। और जो ब्रीथिंग है, श्वासोच्छ्वास है, वह क्या, यानी कभी कभी होती है। तो जो श्वासोच्छ्वास होती है, जो ब्रीदिंग होती है, ये कैसे? तो देखो, इसमें दो स्टेज होते हैं। कौन कौन से? एक हो गया इंस्पिरेशन, और दूसरा हो गया क्या? एक्सपीरेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं निश्वसन, और इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? निःश्वसन। तो इंस्पिरेशन मतलब, निश्वसन मतलब क्या होता है कि मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना। ऑक्सीजन को अंदर लेना, ये क्या कहलाएगा? निश्वसन। और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, क्या कहलाता है? निश्वसन। मतलब सांस को अंदर लेना निश्वसन, और सांस को बाहर छोड़ना या हवा को बाहर छोड़ना, ये क्या कहलाता है? एक्सपीरेशन कहलाता है, निश्वसन। तो निश्वसन और निःश्वसन मिलके क्या बनाते हैं? ब्रीदिंग। तो अब ब्रीदिंग है क्या? देखो, जब अपन कभी दौड़ते हैं या जॉगिंग कर रहे हैं या खेल रहे हैं, तो देखे होगे कि जब हम दौड़ते हैं तो जल्दी 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 हो रही है। तो ये जो अपनी हवा जा रही, कहाँ तक जा रही है? ये नॉस्ट्रिल से, अपने नॉस्ट्रिल से कहाँ तक जाती है? ट्रैकिया तक जाती है। ट्रैकिया से पुनः वापस हो जाती है, मतलब ये लंग्स तक नहीं जा पाती है। तो ये क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाती है। मतलब कि ये नॉस्ट्रिल से, अपने नासाद्वार से गई, और कहाँ तक? ट्रैकिया तक गई। ट्रैकिया से फिर पुनः वापस आ गई, अंदर पूरा नहीं गई, अपने लंग्स में नहीं गई। तो ये क्या कहला जाता है? ब्रीदिंग कहला जाती है। और रेस्पिरेशन में क्या होता है कि अपन नासाद्वार से गया, जब अपन शांत हैं और अपन कुछ नॉर्मल काम कर रहे हैं या नॉर्मल कुछ भी बैठे हैं, तो जब अपन, यानी कि नॉस्ट्रिल से गई, और कहाँ तक? एल्वियोली तक, यानी लंग्स में गई, लंग्स से एल्वियोली तक गई। एल्वियोली तक गई, तो क्या कहला जाता है? रेस्पिरेशन। और जब, यानी कि नॉस्ट्रिल से कहाँ तक गई? ट्रैकिया तक गई, और ट्रैकिया से पुनः वापस आ गई, ये क्या कहलाता है? ब्रीथिंग कहलाती है। ठीक। तो अब समझिए कि जो रेस्पिरेशन होती है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, ठीक, विधि। तो देखो, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो अभी हमने देखा कि वहां कहाँ गई, यानी कि नॉस्ट्रिल से कहाँ गई? ट्रैकिया तक। वो क्या हुआ? यानी कि ब्रीथिंग के रूप पे आ जाता है। और फिर ट्रैकिया से लंग्स में जाना, लंग्स से कहाँ जाना? एल्वियोली पे, और एल्वियोली से कहाँ जाना? सेल पे जाना। ठीक। तो अब जो हमारा रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन कितने टाइप से होता है? तो सबसे पहले क्या? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी बाह्य श्वसन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दूसरा क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तीसरा चरण क्या होता है? इंटरनल रेस्पिरेशन।
और चौथा क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जो अपनी श्वसन की प्रोसेस है, जो श्वसन की विधि है, वह कितने चरणों में पूरी होती है? तो वह 4 चरणों में पूरी होती है। कौन-कौन से? बाह्य श्वसन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस है यानी कि गैसों का परिवहन, तीसरा है आंतरिक श्वसन, और चौथा है क्या? कोशिकीय श्वसन। तो जो अपना रेस्पिरेशन होता है, जो श्वसन होता है, कितने चरणों में होता है? तो 4 चरणों से होता है कंप्लीट, ठीक। लेकिन जो रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन जो है वह कितने टाइप से होता है? 2 टाइप से। कौन-कौन से? देखो, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन के प्रकार। तो जो श्वसन होता है वह 2 प्रकार से होता है। कौन-कौन से? पहला हो गया वायवीय श्वसन, और दूसरा हो गया क्या? अवायवीय श्वसन। मतलब वायवीय श्वसन मतलब आपसी श्वसन इसी को बोलते हैं, या एरोबिक रेस्पिरेशन। और इसको क्या बोलते हैं? अनाक्षी श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अब आपसी श्वसन मतलब वायवीय श्वसन है क्या और अवायवीय श्वसन क्या है? तो देखो, वायवीय श्वसन मतलब जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है जिस श्वसन में, उसको क्या बोलते हैं? वायवीय श्वसन। मतलब O2 इज रिक्वायर्ड, मतलब ऑक्सीजन यानी कि उपस्थित होना अनिवार्य है। तो जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति है उसे को क्या बोलते हैं? आक्सीय श्वसन, ठीक। तो जो आक्सीय श्वसन होता है वह किस किस में होता है? तो यह है प्लांट में और एनिमल्स में, यानी पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में कौन सा होता है? तो आक्सीय श्वसन होता है। और जो ये आक्सीय श्वसन है ये कहाँ होती है? तो पहले पहले ये कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में, यानी कोशिका द्रव्य में। फिर उसके बाद कहाँ कंप्लीट होती है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक। तो जो ऑक्सी श्वसन है, तो ऑक्सी श्वसन में होता क्या है? तो इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, और ये किस में टूट जाता है ग्लूकोज? तो ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट करके जल में टूट जाएगा, और क्या देता है? अपने को एनर्जी देता है। ये क्या कहलाता है? ऑक्सी श्वसन कहलाता है, मतलब वायवीय श्वसन। अब अनाक्सी श्वसन क्या है? तो अनाक्सी श्वसन मतलब क्या है? कि O2 की अनुपस्थिति, यानी कि O2 इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना। तो अगर ये हमारा कहना सही है क्या कि O2 अगर अनुपस्थित है तो मतलब कि वो अनाक्सी श्वसन कहलाए? तो अनाक्सी श्वसन क्यों कहते हैं? ये तो यानी कि ये तो मैं नहीं समझता कि अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो उसको अनाक्सी श्वसन कहेंगे। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि जिसको हम अनाक्सी श्वसन कहते हैं? तो देखो कि अगर क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की, ये तो मान रहे हैं कि ऑक्सीजन उस पे अनुपस्थित होता है, लेकिन हमारा ये पूर्ण रूप से कहना सही नहीं होगा कि अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, इसीलिए वो क्या है? अनाक्सी श्वसन है। तो क्या होता है देखो,
जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाती है तो क्या हो जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होने लगता है, उसका क्षय होने लगता है, उसका हनन होने लगता है। मतलब कि जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो जाए तो वहां पे क्या होता है, अनाक्सी श्वसन होता है। देखो जैसे आपके घरों पे मिठाई का डिब्बा आ रहा हो, या अगर रात में कोई खाना बच गया हो, या गर्मी के सीजन पे देखते होगे कि खाना बच जाता है और उसको आपने ढक के रख दिया, या मिठाई का डब्बा आया है, उसको आपने ढक के रख दिया, देखते हो फिर दूसरे दिन कि वो खाना क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन प्रवेश ही नहीं कर रहा है। और जब ऑक्सीजन प्रवेश नहीं करेगा तो क्या होता है कि देखो, हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब ऑक्सीजन वायवीय श्वसन में, कि जब ऑक्सीजन जाता है तब जो अपना ग्लूकोज है वह किस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में, और साथ में क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। लेकिन वहां पे अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, तो जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो फिर एनर्जी बनेगी कैसे, ऊर्जा बनेगी कैसे? हाँ, तो जब ऊर्जा बनेगी ही नहीं तो वह कैसा होगा, मतलब वहां पे अपने यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये सब क्या होने लगेंगे, पनपने लगेंगे। तो वहां पे क्या होगा, अगर आपके घाव में भी सड़न है तो वह किसकी वजह से हो रहा, अनाक्षी श्वसन से। मतलब वहां पे क्या हो रहा, माइटोकॉन्ड्रिया के यहाँ, यानी कि वहां पे जो सेल उपस्थित है, तो उस सेल की माइटोकॉन्ड्रिया का क्या हो गया, लॉस हो गया, हनन हो गया, उनका क्षय हो गया। तो जो अनाक्षी श्वसन होता है वह किसकी वजह से होता है, तो लॉस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए हमारे बड़े और डॉक्टर लोग, काफी लोग सजेशन करते हैं कि अगर आप कहीं खाना रख रहे हो, या कोई मिठाई का डिब्बा रख रहे हो, या कुछ भी रख रहे हो, तो क्या रखो, उसको हल्का सा खुला रखो, या कि उसको फ्रिज में रखो, है ना। हल्का सा खुला रखेंगे तो क्या होगा कि उसमें ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा तो मतलब कि जब माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन मिलेगी तो वह क्या होगा, उसमें एनर्जी आएगी, वो ग्लूकोज किस में टूटेगा, एनर्जी में। ठीक। और जो अनाक्षी श्वसन होता है वह किस में होता है, तो यह बैक्टीरिया में होता है। ठीक। और जो अनाक्षी श्वसन की क्रिया है वह कहाँ पूर्ण होती है, तो जो अनाक्षी श्वसन की क्रिया होती है वह किसमें, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, सॉरी, कोशिका द्रव्य में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का तो इसमें हनन हो जाता है, क्षय हो जाता है। तो किसमें, साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में अनाक्षी श्वसन की प्रोसेस होती है। ठीक। और अनाक्षी श्वसन में क्या होता है कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो वह किस में टूटता है, किस में होता है, तो पायरुविक एसिड बनाता है। पायरुविक एसिड। और जो वायवीय श्वसन में होता है तो ग्लूकोज का क्या हो जाता है, उसका पूर्ण ऑक्सीडेशन होता आता है। तो वह कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और क्या, एनर्जी। ठीक। तो ये रहे रेस्पिरेशन के टाइप, कौन कौन से, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, मतलब ऑक्सी श्वसन और अनाक्षी श्वसन। ठीक। तो देखो इसकी प्रोसेस पे आते हैं कि जो इसकी कितने चरणों पे हो रहा था, तो 4 चरणों पे, कौन कौन से, सबसे पहले बाह्य श्वसन, फिर आंतरिक श्वसन, फिर आ, नहीं, सबसे पहले बाह्य श्वसन, फिर उसके बाद गैसों का परिवहन, फिर आंतरिक श्वसन, फिर उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब कोशिकीय श्वसन। तो देखो सबसे पहले इसके डायग्राम पे देखते हैं हम। ये क्या आ रही है अपनी ट्रैकिया, और ट्रैकिया यहाँ से डिवाइड हो जाती है किसमें, टू पार्ट में, इसको क्या बोलते हैं यहाँ से, ये ब्रोंकस में डिवाइड हो गई। और जो ना, ये हो गया, ये क्या है, लंग्स हैं। ठीक।
अब ये डिवाइड रहते हैं कितने, प्राइमरी फिर सेकेंडरी और टर्सरी में। यार इससे अच्छे से बन क्यों नहीं रहा है ये। मैं कहीं और चला रहा हूँ, पेन कहीं और जा रही है। ये क्या बन गए अपने, प्राइमरी ब्रोंकस और सेकेंडरी ब्रोंकस। ठीक। अब इन ब्रोंकस में क्या लगे रहते हैं, तो इन ब्रोंकस में लगे रहते हैं तीन तीन के गुच्छों में क्या, ब्रोंकियोल। और इन ब्रोंकियोल की यानी कि जो इनमें क्या लगे रहते हैं, फिर ब्रोंकियोल्स में तीन तीन एल्वियोली लगी रहती है। तो एल्वियोली की संख्या होती कितनी है, तो दोनों फेफड़ों की मिला के होती है कितनी, 3,000 मिलियन होती है। ठीक। अब आगे बताएंगे कि ये एल्वियोली का काम क्या होता है। ठीक। तो स्टार्टिंग से पहले हम स्ट्रक्चर बना लें कि क्या है। तो देखो ये लगी रहती हैं तीन तीन के गुच्छों में क्या, एल्वियोली, एल्वियोलाई। इसी को क्या बोलते हैं, फुफ्फुसी। यही फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है। एल्वियोलाई। ये कितने, तीन तीन गुच्छों में पाई जा रही है। ये क्या है, अपना ट्रैकिया है। ठीक। अब ट्रैकिया में क्या होता है कि अब देखो, ज्यादा अगर आप लोग सांस लोगे तो क्या होगा, देखिए ज्यादा कोई गुब्बारा फुलाने लगो तो क्या होगा, ये ज्यादा फूल जाएगा। तो क्या ये फूल ना जाए, तो ज्यादा फट ना जाए, तो उसके लिए क्या होती है कि हाइलिन उपास्थि लगी होती है। क्या लगी होती है, हाइलिन उपास्थि। ठीक। यार इसमें हमने क्या किया, क्या मिट गया। कोई बात नहीं, ये हो गया। ये, अब ये अंगूठी नुमा यहाँ पे क्या लगे रहते हैं, कि ज्यादा आप लोग इसको फुला ना पाओ। हाइलिन उपास्थि की क्या बनी लगी रहती है, रिंग लगी हुई होती है। ठीक। इसमें कार्टिलेज में देखो आप लोग सामने ये, अगर सर को ऊपर करके देखोगे यहाँ पे छुओगे तो यानी कि जस्ट इसके नीचे यहाँ पे छुओगे तो देखो ये रिंग टाइप पे महसूस हो रहा होगा। ठीक। तो देखो अब क्या हुआ कि सबसे पहले हमने कहाँ से, नॉस्ट्रिल से, मतलब नासा द्वार से। इसको क्या बोले, नेजल पैसेज। ठीक। तो नेजल पैसेज, पैसेज से हमने क्या किया कि यानी कि हवा को लिया, और नेजल पैसेज से होते हुए हमारी हवा कहाँ गई, यानी कि यहाँ से नासा द्वार से होती है, कहाँ आती है, ग्लॉटिस पे। यहाँ पे क्या होता है, ग्लॉटिस एक कंठ होता है। ठीक। यहाँ पे क्या पाया जाता है, कंठ पाया जाता है। अब ये जो कंठ होता है, तो कि इधर समझो, ये कंठ है। ठीक। ये कंठ होता है, कंठ में क्या होता है कि इसके ऊपर एक ढक्कन होता है, कौन सा,
जो कंठ होता है, कंठ को तो क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। और इसके ढक्कन को क्या बोलते हैं? इपीग्लॉटिस। तो अब देखो, जो कंठ होता है ग्लॉटिस में होता है, तो सामने की ओर यहाँ पे क्या होते हैं? दो पाइप होते हैं। एक होता है विंड पाइप, और एक होता है क्या, पीछे की ओर जो होती है क्या, फूड पाइप। तो देखो, जो सामने की ओर हमें दिखती है ना, तो कौन सी होती है? फूड विंड पाइप होती है। और अगर पीछे की ओर बात करें तो जस्ट इसके यानी कि विंड पाइप के पीछे कौन सी होती है? फूड पाइप होती है। तो जो ये इपिग्लॉटिस होता है, इपिग्लॉटिस क्या करता है? तो यानी कि जैसे ही हम खाना खाते हैं, तो खाना खाएंगे, तो ये क्या करेगा कि विंड पाइप को क्या करेगा? ढक देगा, और जो फूड पाइप है केवल उसी को ओपन कर लेगा। इसलिए अगर कभी कभी इसीलिए बोला जाता है कि आप खाना खाते समय बोले ना। क्यों? क्योंकि अगर हम खाना खाते समय बोलेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा ये विंड पाइप है, विंड पाइप यानी इपिग्लॉटिस विंड पाइप को भी ओपन कर देगा। तो संभावना है कि जो खाना है वो हमारी विंड पाइप में जाता है, तो विंड पाइप में जाएगा। तो इसीलिए देखते होगे कभी कभी अगर ऐसा हो जाता है, तो वह नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा फिर बाहर निकलता है ना? देखे होगे, ये कई बार ऐसी घटना हो जाती है कभी ना कभी। ठीक। अब यहाँ पे कंठ से कहाँ आई? यहाँ पे रहते हैं वोकल कॉर्ड। क्या रहता है? वोकल कॉर्ड। अब यहाँ पे वोकल कॉर्ड जो होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ट्रू वोकल कॉर्ड, और एक होता है फॉल्स वोकल कॉर्ड। तो जो फॉल्स वोकल कॉर्ड होता है वो आगे की ओर होता है, और ट्रू वोकल कॉर्ड जो होता है वह पीछे की ओर होता है। तो जैसे अब देखो, जब आप सपने में रहते हो या जब छोटी अवस्था में रहते हो, तो छोटी अवस्था में क्या होता है? आ ऊ ए मा ऊ, ऐसे बात करते हैं ना। तो ये क्या रहता है, यानी कि जब फॉल्स वोकल कॉर्ड जो होता है, यानी कि पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, तो वह फॉल्स वोकल कॉर्ड। या कि आप कभी सपने में गुनगुनाया, यूं, अभी आप लोगों को तो यानी कि उसमें यानी जागृत अवस्था में हो नहीं, आपको पता नहीं है। लेकिन जो सामने जाग रहा है वो खुद डर जाता है कि ये क्या बोल रहा है। ये किस में होता है? फॉल्स वोकल कॉर्ड में। लेकिन जब आप ट्रू वोकल कॉर्ड यानी कि जब छोट यानी बड़ी अवस्था में आ जाते हो, तो क्या होता है? धीरे धीरे यानी कि जो क्या होता है, जो हमारा ट्रू वोकल कॉर्ड है उसको विकसित हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है। ठीक। तो जब एक्टिव हो जाता है तो क्लियरली आवाज अगर मैं अभी बोल पा रहा हूं, तो वह किसकी वजह से? ट्रू वोकल कॉर्ड की वजह से। तो ट्रू वोकल कॉर्ड की वजह से ही मेरे को यानी कि सही आवाज, सही रास मिल रही है। आप गाना गा पाते हैं, गाना गाते हैं, तो यानी किसकी वजह से? वो ट्रू वोकल कॉर्ड की वजह से ही होता है। ठीक। तो अब यहाँ से कंठ पे ग्लॉटिस पे आई, ग्लॉटिस से यानी कि लैरिंक्स, और फेरिंक्स से होते हुए कहाँ पे आई? ट्रैकिया पे। अब ट्रैकिया पे आती है क्या? अपनी हवा, सांस। ठीक। ट्रैकिया से कहाँ जाएगी? ये प्राइमरी ब्रोंकस। सेकेंड यहाँ पे ये, यहाँ पे टूट गया, तो ये क्या कहलाता है? सबसे पहले ये ट्रैकिया, ये कहलाता है अपना प्राइमरी ब्रोंकस। ठीक। और ये कहला जाता है सेकेंडरी ब्रोंकस। और ये कहला जाता है क्या? टर्सरी ब्रोंकस। ये टर्सरी ब्रोंकस के बाद कहाँ आ जाता है? तो ब्रोंकियोल में। और ब्रोंकियोल्स के बाद कहाँ आते हैं? तो एल्वियोलाई में। ठीक, एल्वियोलाई में आते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फुफ्फुसी। ठीक, या इसी को वायु कोष्ठ का भी बोला जाता है। और जो ब्रोंकियोल्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं? श्वसनिकाएं। और जो प्राइमरी ब्रोंकस और ये इनको क्या बोलते हैं? तो इसको प्राथमिक ब्रोंकस, इसको सेकेंडरी ब्रोंकस, और इसको तृतीयक ब्रोंकस ही बोला जाता है। और ये ट्रैकिया को ट्रैकिया भी बोला जाता है। ठीक। तो अब क्या हुआ कि मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले कहाँ आई? तो देखो, सबसे पहले हमने
नासा द्वार से। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ कि नेजल पैसेज से, यानी कि यहां से, इसको क्या बोलते हैं, नेजल पैसेज, यानी कि नासा द्वार से। नासा द्वार से हमने हवा को लिया और नासा द्वार से होते हुए कहाँ पहुंचती है, कि यानी कि ये फेरिंग्स पे, यानी कि यहाँ पे कंठ पे आई, कंठ पे फिर फेरिंग्स, यहाँ पे रहती है क्या, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद क्या आती है, लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद कहाँ आती है, ट्रैकिया में। ट्रैकिया के बाद फिर प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस के बाद सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस के बाद क्या होती है, टर्सरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस के बाद ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल के बाद क्या होती है, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के बाद कहाँ जाती है, फिर वो सेल्स में चली जाती है। तो सबसे पहली क्या होती है, तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, नेजल पैसेज, दूसरा फेरिंग्स, तीसरा लैरिंग्स, चौथा ट्रैकिया, पांचवा प्राइमरी ब्रोंकस, छठवां सेकेंडरी, सातवां टर्सरी, आठवां क्या हुआ, ब्रोंकियोल्स, नौवां एल्वियोलाई, यानी, और फिर उसके बाद कहाँ चली जाती है, तो एल्वियोलाई के बाद देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सरफेस होता है, यहाँ क्या होती है, सेल्स पाई जाती हैं, तो एल्वियोलाई से कहाँ चली जाती है, तो सेल्स में। तो सेल्स पे चली जाएंगी, तो वो क्या कहला जाता है, 10वां स्टेप कहला जाता है, ठीक। ठीक। अब देखो, जो इसके नीचे जो अपना लंग्स होता है, लंग्स के नीचे क्या पाई जाती है, ये क्या है, डायाफ्राम होती है। तो ये डायाफ्राम क्या काम करती है, तो देखो, जैसे आप कभी ऊपर से कूदे या कभी आप उछले, तो क्या होता है कि जब आप कूदते हो या उछलते हो, तो हमारा फेफड़ा जो होता है वह क्या नीचे की ओर क्यों नहीं आता है। जैसे आप देखो, जैसे आप बोरी में कोई अनाज भर रहे हो, बोरी में अनाज भरे तो बोरी को उठाए और थोड़ी से पटके, तो क्या होता है, वह नीचे अनाज बैठ जाता है। या कि आप देखो रसोई घर में ही हमारी मम्मी क्या करती है, जब कभी नमक भरती है या कोई मसाला भरती है, हल्दी भरती है, तो क्या करती है कि डब्बे में थोड़ी सी डाली, फिर उसको थोड़ी सी क्या करती है, नीचे ठोकती है। तो नीचे ठोकती है तो क्या होता है कि वो नीचे बैठते जाता है, फिर उसके बाद थोड़ी सी डाल देते हैं। तो वैसे ही अगर हम कभी उछलते हैं, ठीक, तो जब हम उछले, तो क्या हमारा फेफड़ा भी नीचे नहीं आना जाना चाहिए, तो क्यों, तो वो नहीं आता है, किसकी वजह से, तो ये जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम क्या करता है कि उसको यानी कि ऊपर बांधे हुए रखता है, यानी कि उसको उसको एक कवच देता है ताकि वह नीचे ना आ सके, ठीक। तो ये काम कौन करता है, डायफ्राम करता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से तो आई किसमें, फेरिंग्स, फेरिंग्स से फिर लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया आई। तो हम पढ़ रहे थे फर्स्ट स्टेप पे क्या, फर्स्ट स्टेप पे हमने पढ़ा था क्या, कि बाहरी श्वसन, ठीक। कहाँ गया, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, मतलब बाह्य श्वसन। तो बाह्य श्वसन जो हो रहा था वह कहाँ तक हो रहा था, कि जो यानी कि नेजल पैसेज से आया कहाँ, फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया तक। ट्रैकिया तक ये क्या हुआ, यानी कि जब अपन ब्रीदिंग ले रहे थे ना, तो ये क्या हो रहा था कि यानी कि ऑक्सीजन आ रही थी और कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न हो रहा था, कहाँ से, ट्रैकिया से ही। ये क्या कहला रहा था, बाह्य श्वसन, ठीक। लेकिन अब ट्रैकिया के बाद क्या हो रहा था कि उसके बाद क्या है, गैसों का परिवहन। तो देखो, अब यहां से ट्रैकिया से क्या आई, कि ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन से कहाँ पे आई, प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई। तो क्या होता है, देखो ये सेल्स जो होती हैं, तो सेल्स में क्या रहता है, सेल से जो CO2 होता है वह CO2 कहाँ चला जाता है, इसमें एल्वियोलाई में। तो जो एल्वियोलाई में CO2 है, वो जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचता है तो CO2 क्या होता है, बाहर निकलता है। तो एल्वियोलाई से कहाँ जाएगा, वो ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से फिर टर्सरी, टर्सरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से प्राइमरी, प्राइमरी से ट्रैकिया, ट्रैकिया से फिर वही लैरिंग्स, लैरिंग्स से फेरिंग्स, फेरिंग्स से फिर नेजल पैसेज के द्वारा CO2 जो होती है क्या, बाहर निकल जाती है, ठीक। तो ये क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी गैसों का परिवहन हो जाता है, ठीक।
तो गैसों का परिवहन हो जाता है। ठीक। अब उसके बाद क्या होता है, इंटरनल रेस्पायरेशन। तो इंटरनल रेस्पायरेशन का मतलब क्या है, कि जब इंटरनल रेस्पायरेशन मतलब यही है कि यहाँ पे तो देखो CO2 यहाँ से थी, CO2 यहाँ से कहाँ चली गई, बाहर। लेकिन जो इंटरनल रेस्पायरेशन है कि मतलब कि यहाँ से जो ऑक्सीजन है वह सेल तक पहुंचना, और सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पहुंचना है, एल्वियोलाई में। ये क्या होता है, आंतरिक श्वसन होता है। ठीक। और उसके बाद क्या है, सेलुलर श्वसन, जो कोशिकीय श्वसन होता है, तो कोशिकीय श्वसन को आगे बताते हैं। ठीक। तो देखो, बाह्य श्वसन में देखिए, अब जो बाह्य श्वसन होता है, तो बाह्य श्वसन में हम कितने परसेंट ऑक्सीजन लेते हैं, यानी कि हम 21% जो होता है ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये हो गया ऑक्सीजन। और CO2 की बात करें तो CO2 कितना लेते हैं, तो 0.03%। ये क्वेश्चन पूछता है कि आप कितने परसेंट ऑक्सीजन ले रहे हो, कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो, या फिर जब ऑक्सीजन में इतने परसेंट ले रहे हो तो कितने परसेंट छोड़ी गई सांस में छोड़ते हो। तो हम लेने में, यानी कि जब सांस में लेते हैं तो कितने परसेंट लेते हैं, ली गई वायु में कितने परसेंट ऑक्सीजन रहता है, 21%। और छोड़ी गई वायु में जो सांस में कितने परसेंट रहता है, तो 16%। ठीक। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.03%, और छोड़ते कितनी है, तो छोड़ते कितनी है, 3.6%। अब देखो, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हमने लिया कितनी, 21%, और छोड़ा कितना, 16%। बाकी की 5% गई कहाँ। और यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि हमने तो कार्बन डाइऑक्साइड लिया था कितना, 0.03%, और छोड़ा कितना, 3.6%। यहाँ पे आपके तो क्वेश्चन बन ही रहा होगा ना। तो देखो, इसको अब अभी अभी मैं यहाँ पे इसीलिए कंफ्यूजन पे डाल रहा हूँ क्योंकि यही हम आगे पढ़ेंगे। जो सेल्यूलर रेस्पायरेशन है वहां से आप लोगों को समझ में आएगा कि हमने 21% लिया और 16% छोड़ा, और यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हुआ और कितना छोड़ा, 3.6% छोड़ा। ठीक। अब जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जब परिवहन होता है, तो जो ऑक्सीजन होती है वह किससे क्रिया करती है, हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है। तो जो अपना आरबीसी होता है, तो रक्त में कितने परसेंट जो यानी कि शरीर में जब, तो जो अपना ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में कौन फैलाता है, तो आरबीसी के माध्यम, मतलब कि रक्त के माध्यम से ही फैलता है। तो रक्त कितने परसेंट, 98.5% लेता है, और बाकी के जो शेष होता है वह कौन ले जाता है, तो रुधिर प्लाज्मा ले जाता है। ठीक। तो जो ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, तो जो ऑक्सीजन होता है और हीमोग्लोबिन, ये क्या बना लेते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो और जो अगर बात करें कि जो हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन का रंग क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, तो हीमोग्लोबिन का रंग जो होता है वह कैसा, बैगनी रंग होता है। कैसा होता है, बैगनी रंग होता है। जबकि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, लाल चमकदार होता है। लाल चमकदार। अब ये क्यों लाल चमकदार है और ये क्यों बैगनी है, तो देखो, जो हीमोग्लोबिन का रंग है वह कैसा है, बैगनी रंग। लेकिन जब हीमोग्लोबिन में क्या हो गया, ऑक्सीजन मिक्स हो गया। तो जब ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है, मतलब कि उसमें क्या रहता है, ऑक्सीकृत, मतलब प्योर ब्लड रहता है। तो जो प्योर ब्लड होता है वह कैसा रहता है, चमकीला लाल रहता है। ठीक। और जो अशुद्ध रक्त रहता है हीमो, तो वह अशुद्ध रक्त किस कलर का दिखता है, तो बैगनी कलर का दिखता है। ठीक। और बात करें कि जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, तो एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 15 ग्राम प्रति 100 ml। सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा
15 ग्राम प्रति 100 ml होती है। ठीक, ये इतना समझ में आया। अब देखो, और अब इसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। ठीक, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में जाती है? तो यानी कि वह जो वो भी यानी कि प्लाज्मा में घुलकर होता है उसका। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह किस में, जल में विलीन होती है। तो वह यानी कि ये इधर लिखे तो आपने उधर क्यों लिख दिया? ठीक, तो इतना समझ में आया कि जो सामान्य व्यक्ति का हीमोग्लोबिन होता है, तो जो हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य व्यक्ति में कितनी होती है, 15 ग्राम प्रति 100 ml। अब देखो, यहाँ पे अपन यानी कि जो अगर बात करें कि जो नेजल की होती है, यानी कि जो ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है, तो ट्रैकिया की जो लंबाई होती है वह कितनी होती है, 10 से 11 सेंटीमीटर होती है। ठीक, अब यहाँ पे देखो हमने क्या, 3 लाइनें बनाई हुई ना, तो 3 लाइनें क्यों बनाई है ये देखो, ये समझते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, प्लूरा, ये कहलाता है आउटर प्लूरा, और ये कहलाता है क्या, इनर प्लूरा। और इन प्लूरा के मध्य में यानी कि आउटर प्लूरा और इनर प्लूरा के मध्य में क्या भरा रहता है, एक प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। ये क्या है, प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है। तो ये प्लूरल फ्लूइड करती क्या है, तो देखो जब कभी अगर हमारे लंग्स में कोई धक्का लगा या कोई चोट पहुंची, तो धक्का लगा या चोट लगी, तो उससे सुरक्षित बचाने के लिए कौन काम करती है, तो प्लूरल फ्लूइड करती है। जो प्लूरा होता है यह बाहरी आघातों से बचाने का काम करती है। ठीक, अब ये जो तीसरी लाइन है, तो तीसरी लाइन में देखो यहाँ पे क्या होता है, तो देखो जो अपना लंग्स होता है वह लंग्स किससे घिरा हुआ होता है, तो ये एक वक्षी कटहरा जो होता है, जो वक्षी कटहरा होता है, वक्षी कटहरा में यानी कि उसके अंदर व्यवस्थित होता है। देखो, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये क्या होती हैं, 7 आके जुड़ गई, ये क्या कहलाती हैं, ट्रू रिब्स कहलाती हैं, ट्रू रिब्स। अब ये तो 7 जुड़ गई, ठीक, अब इनसे क्या होती है कि 8वीं निकली और इससे 7वीं से जुड़ी। ठीक, 9वीं निकली, इससे जुड़ी। 10वीं निकली, इससे यानी कि जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो जो 8वीं निकलती है वह 5वीं से, जो 9वीं निकलती है वो किससे, 6वीं से, और जो 10वीं निकलती है वह किससे जुड़ती है, तो 7वीं से जुड़ती है। ठीक, ये ऐसे जुड़ जाती है। तो ये कितनी हो जाती हैं, 3 के पेयर में ये तो 7 हुई, तो 7 दूनी कितना हो गया, 14। अब ये 3 की पेयर में रहती हैं, तो 3 दूनी 6, 14 6 20 हो गई। अब दो जो रहती हैं, 2 पेयर, वह कैसी रहती हैं, फ्लोटिंग रिब्स रहती हैं। ठीक, तो ये ट्रू रिब्स हो गई, ये फॉल्स रिब्स कहलाती हैं, और ये फ्लोटिंग रिब्स।
फ्लोटिंग रिब्स। तो तो ये जो अगला है, ये जो तीसरी लाइन, तो ये किस में रहता है? ये यानी कि ये वक्षी कटहरा से घिरा हुआ रहता है। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए वह जो हमारा लंग्स होता है वह किस में व्यवस्थित रहता है? तो वक्षी कटहरा में व्यवस्थित रहता है। तो जो अपन मैंने ये तीन बताया, ये क्या है? तो यहाँ तो देखो, ये जो प्लूरा कहलाता है, तो प्लूरा मतलब कि यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है, जो कि उसको बाहरी आघात से, और उसको बाहरी आघात से और बचाने का काम कौन करता है? तो जो अपना वक्षी कटहरा होता है, यानी रिब्स, और ये तो ये पाया जाता है। ठीक। अब बात करें कि ये जो अपना कौन सा हुआ, अगर हम देखें तो जो ये अपना वाला है, तो ये कौन सा? ये राइट लंग्स हुआ। ये कौन सा? राइट लंग्स। और ये कौन सा है? लेफ्ट लंग्स। ठीक। तो जो राइट लंग्स होता है वह कैसा होता है? यानी कि आकार में वो कैसा होता है? जो राइट लंग्स होता है वह आकार में कैसा होता है? कि बड़ा होता है। देखो, लंबा है। जो राइट है वो कैसा दिख रहा है? तो देखो, जो राइट लंग्स है वह लंबाई में कैसा दिख रहा है? लंबाई में छोटा दिख रहा है। लेकिन जो लेफ्ट लंग्स है वह कैसा होता है? लंबाई में बड़ा होता है। ठीक। और अगर राइट लंग्स की बात करें तो वेट में ये अधिक होता है, और लेफ्ट लंग्स जो होता है वह वेट में कम होता है। अब ये अपन समझे कि जो ये, यानी कि हाइट में ये कम होता क्यों है? तो देखो, हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे, तो यानी कि हमने बताया था कि यहाँ पे क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे लीवर पाया जाता है ना? तो लीवर की प्रेजेंस के होने की वजह से, लीवर के एडजस्टमेंट होने की वजह से, जो अपना राइट लंग्स होता है वह कैसा होता है? आकार में छोटा हो जाता है। और ये जो लेफ्ट लंग्स है वह वजन में कम क्यों होता है? तो यहाँ पे क्या होता है कि अपने यहाँ पे क्या पाया जाता है? यानी कि हार्ट पाया जाता है, लेकिन जो हार्ट है बीच में पाया जाता है, लेकिन वह क्या होता है कि हल्का लेफ्ट की ओर क्या होता है? झुका हुआ होता है। तो लेफ्ट की ओर झुके होने की वजह से, यानी कि थोड़ी सी लेफ्ट की ओर जाने की वजह से क्या हो जाता है कि एक नॉच नॉच हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है कि यानी कि वजन में कम हो जाता है और लंबाई इसकी बढ़ जाती है। ठीक। तो अगर बात करें हम कि इनकी लंबाई कितनी होती है, तो लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स। ठीक। तो जो लेफ्ट लंग्स की वजन कितना होता है? तो यह होता है 575 ग्राम। और जो राइट लंग्स होता है इसका वजन कितना होता है? 625 ग्राम। और इसकी लंबाई की बात करें तो यह तो बड़ा होता है। कौन? लेफ्ट लंग्स तो लॉन्गर, लॉन्गर इन लेंथ। ठीक। और ये कैसा होता है? शॉर्टर, शॉर्टर इन लेंथ। ठीक। और क्यों होता है? तो यानी कि ड्यू टू कार्डियल नॉच, यानी हृदय की उसकी वजह से, ड्यू टू कार्डियल नॉच। और ये किसकी वजह से होता है? तो ड्यू टू एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ लीवर। यानी कि लीवर की, यानी कि व्यवस्था के कारण, यानी लीवर के एडजस्टमेंट के कारण इसका क्या होता है कि यह आकार में छोटा होता है। ठीक। एक काम करो, वो स्लेट बत्ती निकालो और ए बी सी डी लिखो जेड तक पूरा। ठीक। अब हल्ला नहीं करना। ठीक। तो ये हुआ लेफ्ट के तो इनके उसके साइज के बारे में हो गया। अब हमारा जो चौथा था, चौथा क्या था? कि उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक। उसमें जो चौथा चरण था वह सेलुलर रेस्पिरेशन था। तो देखो, यहाँ पे अपन ने क्या हुआ कि यहाँ से तो हवा आई अंदर, यानी कि फेरिंग से लैरिंग्स, लैरिंग से ट्रैकिया, ट्रैकिया से कहाँ पहुंची? प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस से ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई। तो यहाँ पे देखो,
एल्वियोलाई तक तो पहुंच गई। अब जो एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन था वह कहाँ आ गया, इस सेल में आ गया, और सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड था वह किस में चला गया, एल्वियोलाई में गया। और यहीं से उसका क्या हुआ, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड फिर उसका गैसों का यानी कि परिवहन हो गया। ठीक। तो अब जो यहाँ की जो ऑक्सीजन थी वह किस में आ गई, से यानी आंतरिक श्वसन के द्वारा क्या हुई कि जो ऑक्सीजन थी वह सेल में आ गई, और सेल का जो कार्बन डाइऑक्साइड था वह किस में पहुंच गया, एल्वियोलाई में पहुंच गया। तो ये किस में हुआ, आंतरिक श्वसन में। लास्ट स्टेप अपना क्या था, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में होता क्या है, तो देखो सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा, तो देखो जब हम डाइजेशन सिस्टम पढ़ रहे थे तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हुआ कि हमारी जो सेल्स थी, सेल्स में हम वहां पे यानी कि जो पोषक तत्व थे, जो पोषक तत्व थे उनको तो हमने शरीर के कोने कोने तक पहुंचा दिया था। ठीक। लेकिन अगर जब तक हम उन पोषक तत्व को ऑक्सीजन नहीं पहुंचाएंगे तो क्या वो उससे हमें एनर्जी मिलेगी, वो तो पोषक तत्व तो हमें यानी कि शरीर के बॉडी तक कोने हर कोने तक पहुंच गए हैं। लेकिन जब तक वहां पे ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो क्या एनर्जी मिलेगी, नहीं मिलेगी। और एनर्जी के लिए क्या होगा, होना चाहिए कि वहां पे ऑक्सीजन का पहुंचना बहुत जरूरी है। ठीक। तो जो ऑक्सीजन पहुंचती है किसके द्वारा, सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा। तो एनर्जी बनती कैसी है, ठीक। तो अब ऑक्सीजन तो पहुंच गई, तो उससे ऊर्जा कैसे मिलेगी, ठीक। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें यह कितने स्टेप पे होती है, तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वह 3 चरणों में पूर्ण होती है। कौन कौन से, पहला जो होता है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज। तो जो अपना ग्लूकोज होता है ये किस में चेंज हो जाता है, पाइरुविक एसिड पे, पाइरुविक एसिड पे, ठीक। आपने ग्लाइकोलिसिस साइकिल पढ़ा होगा, ग्लाइकोलिसिस जानते होंगे, ठीक। तो ये कौन सी होती है, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के द्वारा जो कितने कार्बन, यानी जो 6 कार्बन होते हैं वो कितने कार्बन में टूट जाते हैं, 2 कार्बन में। जो ग्लूकोज 6 कार्बन वाला होता है वो कितने में पहुंच जाता है, 2 कार्बन में। अब इसके बाद क्या होती है, क्रेब्स साइकिल। तो जो क्रेब्स साइकिल होती है, तो क्रेब्स साइकिल में क्या होता है कि जो ये पाइरुविक एसिड कितने कार्बन वाला है, 2 कार्बन, मतलब 2 कार्बन, मतलब 2 कार्बन है, यानी कि जो पाइरुविक एसिड है, तो इसके लिए इसको तोड़ने के लिए हमें कितनी एटीपी की जरूरत पड़ती है, तो 2 एटीपी की। तो इसको हम कितनी एटीपी देते हैं, इसको हम 2 एटीपी दिए, और जो 2 एटीपी जब देते हैं तो जो ये 2 पाइरुविक एसिड है, 2 कार्बन वाला है, ठीक। तो जो ये 2 एटीपी जब देंगे तो एक पाइरुविक एसिड कितने में टूटता है, यानी कि ये आयनों में टूटेगा, आयनों में मतलब कि ये दो दो पाइरुविक में, दो दो एटीपी में टूट जाता है। ठीक। जब इसको हम 2 एटीपी देते हैं, यानी इसको तोड़ने के, पाइरुविक एसिड को ही तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो ऊर्जा देने के लिए हम 2 एटीपी देते हैं, तो जब एक पाइरुविक एसिड, जो एक पाइरुविक एसिड होता है वह कितने में, दो दो एटीपी में टूटता है, ठीक। तो इससे हमको कितने मिल जाते हैं, 4 एटीपी मिल जाते हैं। कितने मिल जाते हैं, 4 एटीपी मिल जाते हैं, ठीक। अब देखो, तो एक एटीपी बराबर कितना होता है, एक एटीपी बराबर कितना होता है, तो 8000 कैलोरी, ठीक। तो हमको कितनी मिली है, 2 एटीपी मिली है। तो 2 एटीपी बराबर कितना हो जाएगा, 16,000 कैलोरी, ठीक। 16,000 कैलोरी हो जाएगा। तो 16,000 कैलोरी हो गई। अब ये जो 16,000 कैलोरी है, तो अब ये 16,000 कैलोरी यानी कि एक सेल में कितनी उपस्थित है, यानी कि प्रति सेल में कितनी उपस्थित होती है, 16,000 कैलोरी। तो अब इन 16,000 कैलोरी को, जो ऊर्जा है, इसको कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, तो ये किसके द्वारा होता है,
तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा। तो तीसरी चरण अपनी कौन सी कहलाती है? तीसरा चरण कहलाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी में यानी कि जो 16 यानी एक कोशिका में कितनी होती है? 16,000। तो यानी कि 16,000 यानी पूरी कोशिकाओं में यानी क्या हो जाता है? ऑल बॉडी में इसका ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन आप लोग को समझ में आया कि जो हमारा ग्लूकोज था यानी कि जब हमें आपने वहां पे ऑक्सीजन दिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि जैसे ही हमारे यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन आता है तो क्या होता है कि ग्लूकोज क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो क्यों बाहर निकलता है? हम्म। तो देखिए क्यों निकलता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है, जो दाब होता है, वह क्या होता है? अधिक होता है, उसकी वजह से। तो आखिर कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उनका प्रेशर कितना होता है, ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है? तो देखिए जो पार्शियल प्रेशर होता है, अर्ध दाब। तो अगर हम बात करें किसकी? वायुमंडलीय हवा में। वायुमंडलीय हवा में तो कितना होता है? O2 का होता है 159 और CO2 का होता है कितना? 0.03। ये किसमें है? वायुमंडलीय जो हवा होती है। और अगर हम करें किसकी? प्योर ब्लड की, यानी शुद्ध रक्त की बात करें, तो शुद्ध रक्त में जो O2 का प्रेशर होता है वह कितना होता है? 90 होता है। और CO2 का जो प्रेशर होता है वह कितना होता है? 45 होता है। ठीक। और अगर बात करें हम किसकी? इम्प्योर ब्लड की, यानी अशुद्ध रक्त की। इम्प्योर ब्लड की बात करें तो इम्प्योर ब्लड में जो O2 का प्रेशर होता है वह कितना होता है? 40। और CO2 का प्रेशर होता है कितना? 45। ठीक। और जो एल्वियोलाई होती है, जो ब्रोंकियोल होता है, तो एल्वियोली में कितना होता है? O2 का होता है 90 और CO2 का होता है कितना? 45। तो देखो सब जगह आप लोग देख रहे होंगे कि O2 का जो प्रेशर होता है वो सभी जगह अधिक होता है, लेकिन बस एक जगह की जो इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड बस में कितना होता है? यानी कि थोड़ी से ही ज्यादा हो रहा है। इसलिए क्या होता है कि हर जगह से क्या होती है कि जब से ही ऑक्सीजन पहुंचती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल लेती है। ठीक। तो ये रहा हमारा क्या? रेस्पिरेशन सिस्टम। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो बता सकते हैं आप लोग। ठीक। तो देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। और श्वसन से संबंधित कुछ क्या होती हैं? डिसऑर्डर होते हैं, जैसे अस्थमा हो गई। तो देखो अब बात करें किसकी? इसके इसमें कुछ डिसऑर्डर होते हैं। तो इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, यानी कौन कौन से विकार, कौन कौन सी इससे बीमारियां हो जाती हैं? तो सबसे पहले होता है क्या? अस्थमा। अस्थमा हो जाता है। तो अस्थमा में क्या होता है कि हमें इसमें क्या होती है? सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो जो ये सांस लेने में दिक्कत कैसे होती है कि जब कभी यदि एलर्जी के कारण हो गई, या जो लोग सिगरेट पीते हैं तो उसके धुएं के कारण क्या होती है? लंग्स पूरा ब्लॉक हो जाते हैं। तो जब ब्लॉक हो जाएंगे तो मतलब क्या होती है कि जो एल्वियोली होती है ना, तो एल्वियोली में क्या होता है कि जब लंग्स गए तो वो क्या होगी कि वह पूरी यानी कि वो ब्लॉक हो गई। तो जब वहां से ऑक्सी ब्लॉक हो जाती है तो क्या होता है कि वहां पे O2 पहुंच ही नहीं पाती। तो इससे O2 जब वहां नहीं पहुंच पाएगी तो क्या होता है? उसमें अस्थमा हो जाता है। ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है? जैसे दूसरी होती है एम्फाइसीमा हो जाती है। तो एम्फाइसीमा भी एक ऐसी होती है कि यानी कि ये जो स्मोकिंग करते हैं तो ये भी स्मोकिंग के दौरान ही होने वाली है। कि यानी कि क्या होती है कि जब स्मोकिंग करते हैं तो ब्लॉकेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ठीक। और एक होती है व्यावसायिक श्वसन रोग, होती है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी। तो यानी कि ये व्यावसायिक श्वसन रोग होता क्या है कि जैसे कई फैक्ट्रियां होती हैं जहां क्या होता है कि पत्थरों की पिसाई होती है।
तो जहाँ पत्थरों की पिसाई होती है तो उनमें जब पत्थर की पिसाई होती है तो उनके छोटे छोटे धूल कण धुआं निकलते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जाके फेफड़े पे जाते हैं, फेफड़ों में जाते हैं और वे क्या करते हैं, वहां बीमारियां पैदा करते हैं। ठीक, तो जिसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी रोग। ठीक, ये हुआ। अब देखो एक बार मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ, रेस्पिरेशन को मैं एक बार फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ कि जो अपना रेस्पिरेशन होता क्या है। तो रेस्पिरेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। और ऊर्जा का उत्पादन कैसे करते हैं कि जब O2 का यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता है जिसके माध्यम से हमें एनर्जी मिलती है, वह क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। अब श्वसन जो होता है वह टू टाइप से होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन। आक्सीय श्वसन वह श्वसन है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण होकर के इससे हमें एनर्जी मिलती है। जो ऑक्सी श्वसन होता है यह साइटोप्लाज्म में स्टार्ट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण हो जाता है। जो ऑक्सी श्वसन होता है यह पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में पाया जाता है। अब बात करें किसकी, अनाक्सी श्वसन की। तो जो अनाक्सी श्वसन होता है, यह अनाक्सी श्वसन यानी इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण होता है। मतलब कि इसमें क्या हो जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो होता है क्या हो जाता है, उसका हनन हो जाता है, उसका क्षय हो जाता है। तो उसके यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के लॉसेस की वजह से क्या होता है, उसमें सड़न हो जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन, अनाक्सी श्वसन। और जो अनाक्सी श्वसन होता है वह कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में होता है। और इसमें जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है, पाइरुविक एसिड बनता है। ठीक, अब इसके बाद कि जो श्वसन की कितने चरणों में पूर्ण होता है, तो श्वसन होता है 4 चरणों में। कौन कौन से, बाह्य श्वसन, फिर उसके बाद गैसों का परिवहन, फिर आंतरिक श्वसन, फिर सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब कोशिकीय श्वसन होता है। ठीक, 4। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले वह नाक में यानी कि नाक से प्रवेश करेगा, नाक से आएगा, नेजल से प्रवेश करके कहाँ आता है, तो नेजल से प्रवेश करके कहाँ आएगा, फेरिंग्स में आता है। फेरिंग्स में यानी कि यहाँ पे क्या होते हैं, ग्लॉटिस पाई जाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, यानी कि कंठ। कंठ में क्या होते हैं, एक फॉल्स वोकल कॉर्ड होती है और एक ट्रू वोकल कॉर्ड होती है। तो जो फॉल्स वोकल कॉर्ड होती है, तो फॉल्स वोकल कॉर्ड से हम क्लियर आवाज नहीं आ पाती है, और जो ट्रू वोकल कॉर्ड होती है तो ट्रू वोकल कॉर्ड से ही हमारी जो क्लियर आवाज होती है वो आती है। और वहीं पे क्या होती है कि दो यानी कि एक विंड पाइप होती है और एक फूड पाइप होती है। तो विंड पाइप से जो अपनी श्वास मार्ग है, और जो फूड पाइप है वह खाद्य मार्ग। तो उसको यानी कि विंड पाइप और फूड पाइप को यानी कि डिवीजन करने के लिए तो उसमें क्या होता है, एपिग्लॉटिस होता है, जिससे जो हमारा खाना है वह किस में ना जाए, विंड पाइप में ना जाए। तो उसके लिए क्या होता है, एक एपिग्लॉटिस ढक्कन होता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी सांस होती है फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से कहाँ आती है, ट्रैकिया में आई, ट्रैकिया से होते हुए हमारी प्राइमरी ब्रोंकस में, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी में पहुंचती है। और फिर उसके बाद कहाँ जाती है, ब्रोंकियोल में जाई, और ब्रोंकियोल से जाके कहाँ, एल्वियोलाई में जाती है। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे जैसे ही एल्वियोलाई पे O2 ऑक्सीजन जाती है, तो CO2 का क्या हो जाता है कि वहां से प्रेशर की वजह से क्या होता है कि वह पुनः टर्सरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से प्राइमरी और ट्रैकिया और फिर लैरिंग्स, फेरिंग्स, नेजल के माध्यम से बाहर निकल आती है। तो ये हो जाता है गैसों का परिवहन। फिर उसके बाद आंतरिक श्वसन होता है। तो आंतरिक श्वसन में क्या होता है कि जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई से क्या होता है कि जो O2 है वह किस में जाता है, सेल में जाता है। और जो सेल का CO2 है वह किस में आता है, एल्वियोलाई में आता है। ठीक, तो ये क्या हो जाता है, ये आंतरिक श्वसन हो गया। अब फिर कोशिकीय श्वसन में क्या होता है कि जो कोशिका में जब क्या होती है कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज किस में टूटा, पायरुविक एसिड में। फिर पायरुविक एसिड जो होता है क्रेब्स साइकिल के द्वारा किस में टूट जाता है, तो टू टू एटीपी बने यानी 4 ATP में। फिर जो 4 ATP बने रहते हैं तो उनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा कहाँ जाते हैं, यानी कि शरीर के यानी हमारी पूरी ऑल बॉडी में पहुंचा देते हैं। तो वह क्या कहलाता है, कोशिकीय श्वसन कहलाता है। तो देखो ये आपका पूरा खत्म हो गया, क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हो गया। ठीक, तो चलो अब क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चनों की ओर। तो क्वेश्चन है अपना कि कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है, क्यों, क्योंकि कैंसर उत्पन्न करती है,
या CO2 विरोधी होती है, इस पे क्या होगा कि यहाँ पे CO2 होगा। CO2 विरोधी होती है, या ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से ज्यादा लगाव होता है, या ओजोन का क्षय करती है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड CO होती है, वह मनुष्यों के लिए हानिकारक क्यों होती है? तो देखो, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है वह क्या करती है, यानी कि वो हीमोग्लोबिन के प्रति बंधुता जो उसकी होती है, बॉन्ड जो होता है वह अधिक होता है। किसकी अपेक्षा? ऑक्सीजन की अपेक्षा। ठीक। तो वे क्या करती है, हीमोग्लोबिन से जुड़ करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। ठीक। तो जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगी, तो जिससे क्या होगा कि जो अपना O2 है, यानी कि O2 जब काफी कम मात्रा में जाएगा, तो जब O2 का अभाव हो जाएगा तो क्या होगा, और यानी कि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए क्यों हानिकारक है? क्योंकि ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से ज्यादा लगाव होता है, जो उसकी बॉन्डिंग होती है किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से वह अधिक होती है। किसकी अपेक्षा? ऑक्सीजन की अपेक्षा। जिससे क्या होता है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बॉन्ड बना लेता है तो क्या होता है कि वहां पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होने लगती है। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो गई तो क्या होगा कि हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? C नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि कशेरुकियों में हृदय स्पंदन होता है, तो इनमें कौन सा हृदय स्पंदन पाया जाता है? तंत्रिका जनक, न्यूरोजेनिक, या मांसपेशियों द्वारा मायोजेनिक, या उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कशेरुकियों का हृदय होता है, तो उसमें क्या होता है, देखो, जो उसमें पेस मेकर जो कौन सा, यानी कि ऐसे नोड होता है, तो ऐसे नोड स्वयं हृदय स्पंदन करता है। किसमें? कशेरुकियों में। तो इनमें कौन सा हृदय पाया जाता है? तो इनमें पाया जाता है कौन सा? मायोजेनिक। तो जो कशेरुकियों का हृदय स्पंदन होता है, तो वह यानी कि इसमें कौन सा होता है? मांसपेशियों द्वारा होता है, मायोजेनिक। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? B नंबर। और अगर बात करें कि जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो यानी कि निम्न स्तर के जंतु होते हैं, ठीक, तो उनमें कौन सा पाया जाता है? तो न्यूरोजेनिक। जैसे एनिलिडर्स हो गए, आर्थ्रोपोड्स हो गए, इनमें कौन सा पाया जाता है? तो न्यूरोजेनिक पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या गया? B नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि व्यक्ति का हृदय होता है, तो व्यक्ति का हृदय कैसा होता है? तो जस्ट अभी बताएं कि जो कशेरुकियों का मतलब व्यक्तियों का हृदय होता है वह कैसे होता है? पेशीजन होता है, मायोजेनिक होता है। तो अपना राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा? B नंबर। और जो न्यूरोजेनिक होता है वह किनका होता है? जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, उनका होता है। ठीक। जैसे एनालिड्स या आर्थ्रोपोड हमने बता ही दिया। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर, कि खरगोश के दाएं व बाएं फेफड़े में पिंडों की संख्या होती है। तो जो खरगोश का फेफड़ा होता है, लंग्स होता है, तो उसमें कितने, दाएं में कितने पिंड पाए जाते हैं और बाएं में कितने पिंड पाए जाते हैं? तो कितने पिंड पाए जाते हैं? तो जो दाहिना होता है, दाहिने पिंड में कितने होते हैं? तो दाहिने में होते हैं 4, और बाएं होते हैं, बाएं में कितने? 2। कौन कौन से? तो देखो, जो दाहिना पिंड होता है, जो दायां लंग्स होता है, तो दाएं लंग्स में कौन कौन से? अग्रपिंड और पश्चपिंड और अग्र अजाइगस पिंड और पश्च एजाइगस पिंड। और जो बायां होता है, तो बाएं में कौन से? अग्रपिंड और पश्चपिंड ही पाए जाते हैं, अग्रपिंड तथा पश्चपिंड। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? C नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि श्वसन की अनियमितता यानी कि उसकी इरेगुलरिटी क्या कहलाएगी? अनियमितता, डायस्निया, या हाइपरनिया, या एपनिया, या यूपरनिया। तो जब अगर श्वसन की अनियमितता आ जाती है तो उसको क्या कहेंगे? तो देखो, जो डायस्निया है, डायस्नेपिया है,
डायस्पीनिया होगा इसमें, है ना। डायस्पीनिया जो होती है, तो डायस्पीनिया मतलब क्या होता है कि जब व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है, व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ। ठीक। और जो हाइपरनिया है, हाइपरनिया में क्या होता है कि जब श्वसन की जो रेट होती है वो कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है, मतलब तेज श्वसन की स्थिति को। जब श्वसन कैसा हो, तेज हो, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरनिया। और एपनिया मतलब क्या होता है, जब सांस का इस अस्थायी रूप से रुक जाना। जब सांस का अस्थायी रूप से रुक जाना। तो जब अनियमितता हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसको एपनिया कहा जाता है। तो इस पे अपना राइट, सॉरी, अनियमितता मतलब उसको सांस लेने में तकलीफ होगी। तो अस्थायी रूप से रुक जाना, तो मतलब कि जब श्वसन की अनियमितता होती है, मतलब कि उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, मतलब प्रॉपर सांस नहीं ले पाता है, रेगुलर नहीं ले पाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, डायस्पेनिया बोलेंगे। डायस्पेनिया बोलेंगे। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा, ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि हमारी उच्छ्वास की वायु में O2 की मात्रा होती है। तो जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, उच्छ्वास करते हैं, तो O2 की मात्रा कितनी होती है। तो देखो, हम जब बता रहे थे ना कि सॉरी, हमने सेलुलर रेस्पिरेशन में बताना भूल गए थे, कि देखो, जब हमने ग्रहण किया तो ग्रहण कितने परसेंट करते हैं, 21%। और छोड़ते कितने हैं, 16%। और उसके बाद तो छोड़ते हैं, तो देखो हमने कितना किया, 21%, और बाकी 16% निकलती है। तो जो 4%, 5% होती है वह कहाँ जाती है, तो जो 5% ऑक्सीजन होती है वह ब्लड के साथ क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, और क्या होती है, ऊर्जा के रूप में कुछ निकल जाती है। ठीक। तो यानी कि उच्छ्वास में कितनी निकलती वायु की मात्रा कितनी होती है, तो 16% होती है। ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ए नंबर। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो कितने परसेंट, 4%, और छोड़ते कितना है, नहीं सॉरी, लेते कितना है इसको, 0.03% लेते हैं, और छोड़ते वक्त कितनी, 4%। ठीक। किसको, ये CO2 और ये O2। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य श्वसनावधि में प्रश्वसित वायु अथवा निश्वसित वायु का आयतन कहलाता है। ठीक। तो अगर श्वसनावधि में प्रश्वित वायु और जो निश्वसित वायु, मतलब कि जो इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में जो इनकी वायु का आयतन क्या कहलाता है, तो जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता है, तो इनकी वायु के अनुपात को हम क्या कहते हैं, तो टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, ज्वरीय आयतन कहलाता है। ठीक। ज्वरीय आयतन क्या होता है कि मतलब कि फेफड़ों की वायु का वह आयतन जो कि एक मनुष्य समानता ग्रहण करता है या बाहर निकालता है। जब अपन ब्रीदिंग करते हैं तो वहां निश्वसन और निःश्वसन होता है ना। और इसका मान अगर बात करें कि इसका मान कितना होता है, तो टाइडल वॉल्यूम का मान कितना हो, तो 500 ml होता है। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि एक स्वस्थ मनुष्य के लिए फेफड़ों का जरूरी मान होता है, तो जो टाइडल वॉल्यूम का मान होता है वह कितना होता है, 200 ml, 650 ml, 500 ml या 1100 ml। तो जस्ट अभी हमने बताया कितना होता है, 500 ml। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर, कि स्वर रज्जु उपस्थित होते हैं, तो जो स्वर रज्जु होता है वह किस में उपस्थित होता है, फेरिंग्स में, ब्रोंकियल ट्यूब में, ग्लॉटिस में या लैरिंग्स में।
तो जो वोकल कॉर्ड होते हैं वह किस में उपस्थित रहते हैं? तो जो वोकल कॉर्ड होता है वह किस में? लैरिंग्स में उपस्थित रहते हैं। ठीक, अभी हमने बताया था कि जो लैरिंग्स होता है, वोकल कॉर्ड होता है, वोकल कॉर्ड जो किस में उपस्थित होते हैं? लैरिंग्स में। कौन कौन से पाए जाते हैं? एक ट्रू वोकल कॉर्ड और एक फॉल्स वोकल कॉर्ड। तो किस में पाए जाते हैं? लैरिंग्स में। अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों में ध्वनि का उत्पादन कहाँ से होता है? वोकल कॉर्ड, सेरिंग्स, लैरिंग्स या नेजल सेप्टम के द्वारा। तो जो पक्षी होते हैं, तो पक्षियों में क्या होता है कि जो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स क्या होता है? वहां एब्सेंट होता है। लैरिंग्स क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो जो पक्षियों में ध्वनि का उत्पादन होता है वह किसके द्वारा होता है? तो सिरिंग्स के द्वारा होता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। ठीक, अब की ऑक्सीसेशन में ग्लूकोज के एक अणु से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो देखो, सबसे पहली रिएक्शन ही हमारी क्या थी? C6H12O6। ये किससे? ऑक्सीजन से जुड़ा, और क्या बनाया यहाँ पे इसकी बैलेंसिंग के लिए? तो 6CO2 प्लस 6H2O, और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा बनाता है। तो कितनी बनाता है? 686। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। ठीक, और जो एक कैलोरी बराबर कितना होता है? एक कैलोरी बराबर होता है कितना? 4.186 जूल। ठीक, और कभी कभी दिया रहता है क्या? 38 ATP। तो एक एटीपी बराबर कितना होता है? तो 7.3 कैलोरी। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि फेफड़ों एवं रक्त के मध्य होने वाली गैसीय विनिमय को की क्रिया निम्न में से किसके द्वारा होती है? ऑस्मोसिस, परासरण के द्वारा, या डिफ्यूजन, विसरण के द्वारा, या गटेंशन, बिंदु स्राव के द्वारा, या एसेंशन यानी रसारोहण के द्वारा। तो जो प्रोसेस होती है फेफड़ों और रक्त के मध्य, तो कौन सी कहलाती है? तो जो परासरण होती है, तो परासरण कौन सी परासरण किस में होता है? तो परासरण मतलब कि ये तो लिक्विड में होता है, यानी फ्लूइड में होता है। यानी कि जो तरल विलेयक पदार्थ होते हैं वह क्या करते हैं कि अधिक सांद्रता वाले उससे कम कंसंट्रेट, मतलब लोअर कंसंट्रेट की ओर, कम सांद्रता की ओर जाते हैं। और किसके द्वारा? यानी कि इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, उसके द्वारा इनका क्या होता है? यानी कि ये क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। और विसरण क्या कहलाता है? कि हायर कंसंट्रेट से ही लोअर कंसंट्रेट की ओर, मतलब इसमें विसरण मतलब गैसीय विनिमय होता है। तो जो गैसों का विनिमय होता है किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है, डिफ्यूजन। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। और गटंशन क्या कहलाता है? बिंदु स्राव। तो जब यानी कि क्या होता है कि जब पत्तियों के द्वारा, पत्तियों के, ये पत्ती है अपनी, तो पत्तियों के किनारों से बूंदों के रूप में, जब पत्तियों के किनारों से बूंदों के रूप में पानी का हनन होना, यानी उसकी लॉस होना, क्या कहलाता है? बिंदु स्राव कहलाता है, गटेंशन कहलाता है। और रसारोहण क्या है? कि जब पौधों के जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? रसारोहण कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से एम्फाइसीमा एम्फाइसीमा बीमारी का संबंध किससे है? तो अभी जस्ट हमने बताया था कि जो लंग्स के डिसऑर्डर होते हैं, कि जब क्या होता है कि, यानी कि जब क्या होती है कि जब उसमें वात स्फीति रोग हो जाता है लंग्स में। यानी कि वात स्फीति मतलब क्या होता है कि जब हमारा लंग्स प्रॉपर काम नहीं करता है, यानी कि फेफड़ों की जब इफिशियंसी, क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो उसको कौन सी बीमारी हो जाती है? एम्फाइसीमा। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। मतलब ये किससे रिलेटेड है? लंग से रिलेटेड है। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या हुआ? बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि गैनोंग श्वसन मापी द्वारा निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो जो गैनोंग श्वसन मापी होता है, तो उसके द्वारा किसका मापन किया जाता है? रेस्पिरेटरी रेट, या रेस्पिरेशन कोएफिशिएंट, श्वसन गुणांक, या ट्रांसपायरेशन वाष्पोत्सर्जन, या प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो जो वाष्पोत्सर्जन है, तो वाष्पोत्सर्जन को किसके द्वारा मापा जाता है? तो गैनांक फोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। गैनांक फोटोमीटर। और जो श्वसन गुणांक होता है, तो श्वसन गुणांक को
किसका मापन किया जाता है? तो श्वसन गुणांक को किसको यानी कि श्वसन मापी के गैनांक श्वसन मापी के द्वारा किसका करते हैं? श्वसन गुणांक का। श्वसन गुणांक क्या कहलाता है अपना? CO2। निष्कासित CO2 का आयतन अपान अवशोषित O2 का आयतन श्वसन गुणांक कहलाता है। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग के अंदर संपन्न होती है? तो सबसे पहले ही हमने बताया था कि जो ऑक्सीश्वसन की क्रिया होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? कोशिका द्रव से स्टार्ट होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में खत्म पूर्ण हो जाती है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। और अनाक्सी श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? तो केवल कोशिका द्रव में होती है। अगले क्वेश्चनों की समाप्ति हो गई दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और देखो दोस्तों, मैं इसीलिए बीच में नहीं बोलता हूँ कि बार बार मेरी वीडियो को शेयर करिए, मेरे को लाइक करिए, यानी कि मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। देखो, अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो तो तभी आप शेयर करना। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद।